हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत ही कमाल का होने वाला है। इस कैरेक्टर का सबसे बड़ा राज आज तक किसी ने नोटिस ही नहीं किया। ये कहानी 500 साल बाद कंटिन्यू होती है। अब इस दौर में बहुत से लोग दौलत की दुनिया में जाते हैं सिर्फ पैसा और खजाना हासिल करने के लिए, लेकिन हकीकत यह है कि बहुत लोग सिर्फ दौलत ढूंढते रह जाते हैं, उन्हें कभी कुछ मिलता ही नहीं। मुमकिन है कि पहले से ही कोई वारिस हो जो इस जगह में भटकता रहा हो, लेकिन यहाँ कोई ऐसी दौलत नहीं जो उनकी मौजूदगी को पहचान कर बुला सके। इसी वजह से लोग खुद से फ्रस्ट्रेट और डिसअपॉइंटेड हो चुके होते हैं। फिर अचानक वहाँ सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि लू फेंग, जो 500 साल से गायब था, दोबारा जाहिर होता है। और सिर्फ जाहिर ही नहीं होता, बल्कि उसकी पावर पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। लोग नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि लू फेंग, जो 500 साल पहले रिट्रीट में चला गया था, अब वापस आकर ऐसे मूव कर रहा होता है जैसे उसे पूरा यकीन हो कि इस स्टार वी रेल्म का खजाना वही हासिल करेगा। जुहैंग भी लू फेंग को खजाना ढूंढते हुए देख लेता है और चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। उसके दिल में क्यूरियोसिटी होती है कि क्या लू फेंग वाकई इस रेल्म के ट्रेजर की कॉल सुन पाएगा या नहीं। यहीं पर हमें लू फेंग का शॉर्ट रिकैप मिलता है। पिछले 500 सालों में लू फेंग सिर्फ सेल्फ ट्रेनिंग करता रहा, जहां उसकी कॉस्मिक पावर कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रही। अब उसे सिर्फ और 100 साल का इंतजार करना है ताकि उसका तीसरा अपीयरेंस हो सके। उसके बाद ही ये क्लियर होगा कि क्या वो इस रेल्म का हकदार है या नहीं। सिर्फ उसी के बाद लू फेंग एंडियंस ग्रेट मिशन को कंप्लीट करने का इरादा करता है ताकि वो दोबारा एंडियन बन सके। इसके बाद लू फेंग हर एक ट्रेजर को केयरफुली एग्जामिन करता है ताकि देखे कि क्या किसी से रिस्पॉन्स मिलता है या नहीं, और ये समझ सके कि असल हकदार कौन है। फिर लू फेंग हता कर उनके अंदर मौजूद हर माउंटेन को चेक करता है, सबसे ऊंचे पहाड़ से शुरू करके, लेकिन उसे कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। बदकिस्मती से उसे लगातार फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। इसी दौरान वेई जी वैंग लू फेंग को डिफीट कर देता है और उस पर हंसकर कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि लू फेंग इस जगह से एक भी ट्रेजर हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन जब लू फेंग आखिरी कोशिश करता है तो अचानक सब कुछ चेंज हो जाता है। एक माउंटेन लू फेंग की कॉल का रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। ये देखकर वेई जी वॉन्ग बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है क्योंकि लू फेंग वाकई ट्रेजर के साथ रेजोनेंस एस्टैब्लिश कर लेता है। फिर वेई जी वॉन्ग बाकी एयर्स को भी बुला लेता है ताकि वो खुद देख सकें कि माउंटेन के साथ क्या हो रहा है। लेकिन वहाँ वी गोंग अभी भी ये मानता है कि हता करुन ने लू फेंग को रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसका कहना होता है कि ज़रूर कोई और वारिस होगा जिसने माउंटेन को एक्टिवेट किया है, और ये सिर्फ कोइंसिडेंस है कि लू फेंग वहाँ मौजूद था। क्योंकि उस वक्त वहाँ कोई और एयर नज़र नहीं आ रहा होता, इसलिए सब लोग अंदाजे लगा रहे होते हैं कि माउंटेन शायद उन्हीं की वजह से एक्टिव हुआ है। लेकिन ज़्यादा देर नहीं गुजरती कि अचानक ओरोरन हटा करुन के अंदर से रिस्पॉन्स देता है। आसमान से एक ऑरोरा नीचे उतरती है जो हवा से डिसेंड होती हुई पूरे हटा करुन को आइसोलेट कर लेती है। ये सब इसलिए होता है ताकि डिसाइड हो सके कि कौन चूज हुआ है और कौन नहीं। और फिर अचानक ये होता है कि बाकी सारे एयर्स को डायरेक्टली हाता करुन से बाहर निकाल दिया जाता है और अंदर सिर्फ लू फेंग अकेला रह जाता है। ये सीन क्लियर इंडिकेशन देता है कि असल में हाता करुन ने लू फेंग को ही अपना मास्टर चूज किया है। हाता करुन हासिल करने के बाद लू फेंग के सामने एक और हाता करुन अपीयर होता है जो खास तौर पर सिर्फ लू फेंग के लिए तैयार किया गया होता है। जब लू फेंग उसे चेक करता है तो अंदर उसे एक बहुत ही मैसिव स्ट्रक्चर मिलता है, इतना बड़ा कि अर्थ से भी 2 गुना बड़ा। वहीं पर लू फेंग रियलाइज करता है कि ये एक स्पेसशिप है जो बिल्कुल स्काई वुल्फ के मास्टर की प्रॉपर्टी इटर्नल जैसी लगती है। फिर सिस्टम ये गार्डियन लू फेंग को एक्सप्लेन करता है कि इस शिप का नाम ड्रैगन सिल्वर पैटेंट शिप है। पहले ये शिप एक मास्टर के पास थी जिसका नाम मास्टर विंड था। ये कुछ हद तक स्काई के फ्लाइंग टेस्ट जैसा है, या कह लो फ्लाइंग पैलेस ट्रायल। ये शिप पहले क्राउड कंट्रोल और आसमानी वेल्थ को मैनेज करने के लिए बहुत काम आती थी, इसीलिए इसे गैलेक्सी शिप के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जैसे ही वो इस शिप को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, अचानक उनकी एक्सेस रिजेक्ट हो जाती है। वजह ये होती है कि इस शिप के पहले ओनर ने एक पासवर्ड या संधि सेट की हुई होती है। उन्हें सिर्फ एक छोटा सा हिंट मिलता है, लेकिन उस हिंट से भी पूरी बात समझ नहीं आती।
आखिरकार वो डिसाइड करते हैं कि प्राइमल सिटी के मेयर से मदद ली जाए। जब प्राइमल सिटी का मेयर ये बात सुनता है तो वो भी शॉक हो जाता है। शहर के पुराने रिकॉर्ड्स और लेगेसी को देखकर उसे क्लू मिलता है कि इस शिप का असल ओनर यूनिवर्स मास्टर था, जिसे प्राइमल सिटी के रूलर रेडिंग विंड के नाम से जानते थे। वो बावान क्लैन से था और उसकी पैदाइश तब हुई जब लेलुहर की लीनिएज ने एक बीस्ट की फॉर्म ली। इसका मतलब ये था कि वो बीस्ट रेस का ओरिजिन था। मास्टर रेडिंग विंड यूनिवर्स का एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर था, लेकिन बदकिस्मती से उसकी बॉडी के अंदर मौजूद कॉस्मिक एसेंस बहुत ज़्यादा प्योर थी। यहाँ तक कि उसके जिस्म का हर हिस्सा कॉस्मिक एसेंस से भरा हुआ था, जो यूनिवर्स के बाकी फाइटर्स के लिए एक प्राइसलेस रिसोर्स बन गया। इसी वजह से मास्टर रेडिंग विंड दूसरे यूनिवर्स मास्टर्स का शिकार बन गया। सीधी सी बात यह कि उसके जिस्म का हर हिस्सा टारगेट बन चुका था। मेयर प्राइमल ये भी बताता है कि लू फेंग के पास जो सुएलुए है वो भी 2 एक्सटिंक्ट रेसेस से आई हुई चीज़ है। लू फेंग खुद भी महसूस करता है कि सुएलुए के अंदर वाकई कॉस्मिक पावर मौजूद है, जो उसकी स्ट्रेंथ को लगातार इंक्रीज कर सकती है। आखिर में प्राइमल के रूलर्स मास्टर रेडिंग विंड के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस देते हैं कि जो जितना ज़्यादा पावरफुल होता है उतना ही ज़्यादा वो दूसरे पावरफुल लोगों का टारगेट बनता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हमेशा स्ट्रॉन्ग को ही खाकर और ग्रो करता है। इसी तरह ह्यूमन ब्लड भी। इसलिए प्राइमल सिटी ने लो फेंग को याद दिलाया कि उसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, क्योंकि लो फेंग इंसानियत का पिलर है। प्राइमल सिटी के लोग पहले से जानते थे कि लो फेंग फ्यूचर में अनडाइंग बनने वाला है। इसी वजह से शहर के रूलर्स ने लो फेंग को एडवाइस दी कि अनडाइंग ब्रेक करने से पहले लो फेंग को अपने बॉडी लेवल को 100 तक अपग्रेड करना चाहिए। ये एक नेचुरल लिमिट है जो नॉर्मली क्रॉस नहीं की जा सकती। इस प्रोसेस में प्राइमल सिटी ने लो फेंग की मदद की और उसे एक स्पेशल बीस्ट दिया। इस बीस्ट का ब्लड एक्चुअली क्रिस्टल सूलो का प्रोसेस्ड वर्जन होता है। जब ये ब्लड लो फेंग के बॉडी के साथ अब्सॉर्ब होता है तो ये उसके जिस्म को और ज़्यादा पावरफुल बना देता है। प्राइमल सिटी को फुल कॉन्फिडेंस होता है कि लो फेंग लेवल 100 से भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि लो फेंग के पास वो टैलेंट है जो ऑर्डिनरी ह्यूमंस के पास नहीं होता। लो फेंग को प्राइमल सिटी से प्रॉपर हेल्थ और ट्रेनिंग गाइडेंस मिलती रहती है। 1 साल गुजर जाता है और अब लो फेंग का 3rd बॉडी फाइनली अपीयर हो जाता है। उस इंटरनल होल के अंदर एक नया फॉर्म बनने लगता है जिसे ओशियानिया बॉडी कहा जाता है। लो फेंग ने इस बॉडी को खुद चूज किया होता है, क्योंकि ये बॉडी मीट और ब्लड पर बेस्ड होती है। इसका मतलब ये होता है कि इसे 9 वॉल्यूम डिस्टॉर्शन के थ्रू ट्रेन और मास्टर किया जा सकता है। लो फेंग इस डेवलपमेंट को देखकर बहुत खुश होता है। उसे पूरा यकीन होता है कि ये ओशियानिया बॉडी उसे फ्यूचर में एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग लो फेंग बनाने वाली है। फिर लो फेंग ओशा बॉडी की मेमोरीज को चेक करता है। वहां से उसे 2 एबिलिटीज मिलती हैं। पहली एबिलिटी ये होती है कि वो एक स्पेशल डोमेन क्रिएट कर सकता है। लो फेंग इस टेक्निक को यूज करके अपने बॉडी के अंदर एक ऐसा डोमेन बनाता है जो पूरे इंटरनल स्पेस को कवर कर लेता है, लगभग 1000 किलोमीटर्स तक। उस मोमेंट पे लो फेंग महसूस करता है कि वो कॉस्मिक स्पेस और टाइम दोनों को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन यहाँ लो फेंग थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसे लगता है कि ये डोमेन उस जीनी से काफी छोटा है जो उसने पहले हासिल किया था, क्योंकि जब लो फेंग ने वो चीज समंदर से ली थी उस वक्त उसका साइज 80 मिलियन किलोमीटर्स था, और अब जो डोमेन बना है वो सिर्फ 1000 किलोमीटर्स का है। इसी कंफ्यूजन के साथ लो फेंग और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू करता है। वो क्रिएशन टेक्निक्स यूज़ करता है जिनके ज़रिए वो मॉन्स्टर्स क्रिएट कर लेता है जो लो फेंग पर अटैक करते हैं, और साथ ही वो प्लांट्स और लाइफ फॉर्म्स भी बना सकता है। लेकिन यहाँ भी लू फेंग एक और सरप्राइजिंग चीज़ कर लेता है। वो रिमोट से एक और फॉर्म क्रिएट कर लेता है, जिसका मतलब ये होता है कि अब लू फेंग के पास 2 रिमोट ओशंस हो चुके होते हैं। लेकिन इससे पहले लू फेंग डिसाइड करता है कि वो अपनी पूरी एग्जिस्टेंस को अपग्रेड करे, मतलब पोल बॉडी, ह्यूमन बॉडी और रिमोट बॉडी। सिर्फ मॉक्सा को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एनर्जी बेस्ड है, ना कि ब्लड और मीट पर। इसके बाद लू फेंग का 3rd बॉडी एक स्पेशल जेनेटिक एवोल्यूशन स्टार्ट करता है। रिमोट बॉडी 9 वॉल्यूम्स ऑफ केओस से एक टेक्निक सीखता है। यहाँ गोल्ड बार्स बॉडी के क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि बीस्ट्स का जेनेटिक सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट वे से इवॉल्व होता है। रिमोट बॉडी और गोल्ड बार्स का जेनेटिक फ्यूजन 6400 टाइम्स तक रिपीट होता है, जबकि नॉर्मल बॉडी का जेनेटिक बूस्ट 3000 टाइम्स तक पहुंच जाता है। लेकिन लू फेंग के लिए ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इनफ होता है, क्योंकि ये लेवल वेई जी वैंग के जेनेटिक से भी आगे निकल जाता है, जिसका जेनेटिक सिर्फ 2000 टाइम्स था।
अब अगर लू फैंग इस वक्त ह्यूमन फॉर्म में आ जाए तो वेई जी वैंग अब लू फैंग का मैच ही नहीं बनता। और जब बात आती है ओशा रिमोट की, तो उसका जेनेटिक लेवल 10,000 टाइम्स से भी ज़्यादा इंक्रीज कर चुका होता है। ये इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि रिमोट पहले से ही एक क्रीचर था और 9 वॉल्यूम डिस्टॉर्शन के थ्रू उसकी जेनेटिक्स लगातार इंप्रूव होती रहती है। इसी वजह से वो न सिर्फ ह्यूमंस को बल्कि बाकी रेसेस को भी कंप्लीटली सरपास कर लेता है। फिर अचानक वक्त रुक जाता है, सब कुछ फ्रीज हो जाता है और सिर्फ लू फैंग को ऐसा लगता है जैसे वो अचानक जाग गया हो। उसी मोमेंट लू फैंग की एसेंस को एक मिस्टीरियस फोर्स खींच लेती है। लू फैंग समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसे महसूस होता है जैसे कॉस्मिक पावर किसी और ही लेवल पर उसे ट्रांसफर कर रही हो, जैसे यूनिवर्स खुद एक नया गिफ्ट दे रहा हो। जब ये मिस्टीरियस क्लाउड अपना गिफ्ट दे देता है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लू फैंग को सिर्फ कंफ्यूजन रह जाती है कि अभी हुआ क्या था, लेकिन उसके पास एक चीज रह जाती है, एक नई टेक्निक। इस टेक्निक का नाम है मिनिएचर यूनिवर्स। इस पावर के जरिए लू फैंग अपना खुद का यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है और अगर कोई ओपोनेंट इस यूनिवर्स के अंदर फंस जाए तो उसकी स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली सप्रेस हो जाती है। लेकिन अभी भी फायर की पावर काफी नहीं होती। इस टेक्निक को सिर्फ ओशर रिमोट का बॉडी ही यूज कर सकता है। जब ओशर रिमोट इस पावर को एक्टिवेट करता है तो वो अपनी बॉडी की एनर्जी का लगभग 10% जला देता है। इसके बाद ही वो आई एम द यूनिवर्स को यूज कर पाता है। प्रॉब्लम यह है कि जब ये पावर यूज होती है तो यूज करने के बाद बॉडी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन इस केस में ये इतनी बड़ी टेंशन नहीं होती क्योंकि ओशर रिमोट दोबारा नया बॉडी बना सकता है। असल इशू ये होता है कि एंडियन की रिकवरी आई एम द यूनिवर्स यूज करने के बाद बहुत स्लो हो जाती है, इसीलिए इस टेक्निक का यूज बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन अगर रिजल्ट देखा जाए तो ये सैक्रिफाइस वर्थ इट लगता है क्योंकि ये पावर इंसेसली ओवरपावर्ड है और कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में नेक्स्ट लेवल काम करती है। इसी वजह से बाबाता लो फैंग को सजेस्ट करता है कि वो एंडियन चेंज करे क्योंकि आगे जाकर लो फैंग को बहुत ज़्यादा अबंडेंट एंडियन मिलने वाला होता है। जब होल चेंज होता है तो रिमोट बॉडी दोबारा एक नई फॉर्म में रीजनरेट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये आर्क एंड होता है। राना एंडिंग के साथ जो होने वाला है उसकी डिटेल और कंटिन्यूएशन हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। और जो लोग थोड़े इम्पेशेंट हैं उनके लिए एक शॉर्ट स्पॉइलर, इसके बाद लो फैंग राना एंडिंग को किल कर देता है। और इसी के साथ अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।